डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जेफ है और मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पर एक बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करता हूँ, यानी कि दवाइयाँ बनाने वाली एक बहुत बड़ी कंपनी। और मैं यहाँ पर एक लैब टेक्नीशियन हूँ। हमारा काम बहुत मुश्किल भरा ज़रूर होता है, लेकिन हमें जो सैलरी मिलती है बाकी कामों से बहुत ज़्यादा है। हम हर तरह के शौक़ पूरे कर सकते हैं और हमें एक डर भी नहीं लगता कि हमारा काम बंद तो नहीं पड़ जाएगा। क्या आपको लगता है कि दुनिया से बीमारियां खत्म हो सकती हैं? कभी नहीं। तो हमारी जैसी कंपनीज भी कभी बंद नहीं हो सकती। शायद इससे ज़्यादा सिक्योर जॉब कोई और होगी ही नहीं। और मुझे अपनी जॉब इसलिए सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि हमें जो अपना काम करना पड़ता है उसकी सैलरी तो मिलती है, साथ में बोनस और कई सारी ट्रिप्स भी मिलती हैं। अब वो वाली ट्रिप्स भी काफ़ी दिमाग से हमें दी जाती हैं। हमें ऐसी जगह भेजा जाता है जहाँ पर कोई नई बीमारी फैली हो। वहाँ जाकर फ्री में हमें दवाइयाँ बांटनी पड़ती है ताकि लोगों को लगे कि हमारी कंपनी कितनी अच्छी है, हम फ्री में दवाइयाँ बांट रहे हैं। लेकिन असल में हमें पता है हमारी दवाइयों की जितनी डिमांड बढ़ेगी, बाद में उन दवाइयों को महंगी करके हम बेचेंगे और ढेर सारा मुनाफा कमाएंगे। इस बार हमें ज़ाम्बिया जाना था और ज़ाम्बिया जाकर वहाँ के जंगलों को देखना हमेशा से मेरा सपना रहा है। जब हम ज़ाम्बिया पहुँच गए, ये अफ्रीकी देश है, ज़्यादा डेवलप नहीं है, लेकिन फिर भी अपने देश से अलग कोई नया देश देखना आपको एक अलग एहसास देता है। पहले हम बड़े शहरों में घूमने लगे, वहाँ के बड़े लोगों से मिलने लगे। हमसे मिलने के लिए बड़े बड़े मंत्री तक आए हुए थे। वो चाहते थे कि हम एक छोटी फैक्ट्री उनके देश में भी लगाएं, लेकिन हम इस काम के लिए नहीं गए थे। हम फ्री सैंपल्स देने के लिए गए थे और वहाँ शहरों की संख्या बहुत ज़्यादा कम थी। उसके बाद 7 दिन का काम हो गया। काफ़ी ज़्यादा डिब्बे दवाइयों के बच चुके थे। हम उन्हें फ्री में बांटना नहीं चाहते थे, हम चाहते थे एक बड़ी न्यूज़ बने। तो मैंने उन्हें आइडिया दिया, यहाँ पर कई ऐसे कबीले भी मौजूद हैं जो शहरों से अलग रहना पसंद करते हैं। अगर हम उन कबीलों में घूमें, अपनी दवाई का प्रचार वहाँ पर करें, तो इस देश में हर न्यूज़ चैनल पर हमारी ही खबर लगी हुई होगी। इससे हमारी मेडिसिन कंपनी और भी बड़ी हो सकती है। और यूरोपियन देश तो ऐसे छोटे छोटे कारण ढूंढते हैं, कोई किसी का भला करे और हम वहाँ पर छा जाएं, तो इनका भला करने से हमें ही फ़ायदा होता। मेरी बात मेरी कंपनी ने मान ली थी और बचे हुए डिब्बे लेकर हम उस शहर के बाहर वाले कबीलों में घूमने लगे थे। मेरे साथ 7 लोग और थे। जब हम उस घने जंगल के बीच बने कबीले में पहुँचे थे, एक बात तो मानने वाली थी। भले ही उनके पास पैसे नहीं थे, वो बहुत ज़्यादा गरीब थे, लेकिन दिल के बहुत बड़े थे। जो वो खुद खा रहे थे वही हमें दे रहे थे। भले ही वो भूखे सो जाते, हमें भूखे सोने नहीं दे रहे थे। वहाँ 5 साथी मेरे जा चुके थे, उन्हें वापस यूनाइटेड स्टेट्स जाना था। उन्हें जैसे कोई त्वचा का रोग हुआ था, जिसके लिए वो नहीं चाहते थे कि यहाँ ज़्यादा समय बिताया जाए। मैं अपने एक साथी के साथ था। इस कबीले में मुझे अच्छा लग रहा था। पास में एक झरना हुआ करता था, जहाँ सुबह सुबह उठकर मुझे नहाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। ये जितने भी कबीले वाले लोग थे, ये मुफ्त की दवाई लेने के बाद खुद को जैसे गुलाम समझने लगे थे। इतना ज़्यादा स्वागत कर रहे थे, इतना ज़्यादा अच्छा महसूस करवा रहे थे। मैं अब जानना चाहता था यहाँ ये कबीले वाले कैसे रहते हैं। मेरा जो एक साथी वो शहर में रहना चाहता था, लेकिन मैं अब इस कबीले में ही रहना चाहता था 4 दिनों के लिए। पहले 2 दिन बहुत अच्छे से गुजरे। यहाँ पर क्या देखने को नहीं मिल रहा था।
घने जंगल में वो कैसे शिकार करते हैं मैं उनके साथ गया था। पेड़ों के ऊपर कैसे फल तोड़ते हैं मैं उनके साथ था, उनके साथ फल तोड़े थे। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे काम भी करने चाहिए जिसमें आपको परेशानी हो लेकिन मज़ा बहुत आए। उसके बाद बारी आई घर बनाने की। वो कह रहे थे कि मेरे लिए वो खास घर बनाना चाहते हैं, यहाँ मैं कभी भी आ सकता हूँ और ये घर किसी और को दिया नहीं जाएगा। मैंने कहा ठीक है, बना दीजिए मेरे लिए घर। वो चाहते थे मैं उनके साथ रहूँ। मैं उनके साथ जंगल में गया। कई पसंद के पेड़ों को काटने के लिए मैंने कहा और वो उन पेड़ों को काटते, उसकी लकड़ी को काट कर यहाँ लेकर आते और छोटा झोंपड़ा मेरे लिए भी बन रहा था। मैं चाहता था कि अगर ये झोंपड़ा मेरे लिए बन रहा है तो मैं इसे बहुत ज़्यादा सुंदर बनाने की कोशिश करूँगा। मैं उन लकड़ियों का इस्तेमाल करूँगा जिन लकड़ियों का किसी और ने इस्तेमाल नहीं किया। वहाँ जंगल में कई रंग बिरंगे पेड़ भी थे जिनकी लकड़ी कुछ बिल्कुल काले रंग की थी, कुछ में बहुत ज़्यादा खुशबू आती थी। और उस कबीले के पीछे एक पेड़ लगा हुआ था जिसका रंग लाल था। वो पेड़ हर बार देखने पर नया सा लगता। अब बताऊं नया सा क्यों लगता था? कई बार मैं उस पेड़ के करीब से गुजरा, हर बार पेड़ का डिज़ाइन बदला हुआ होता। कभी तो तने काफ़ी नीचे लगे हुए होते, कभी ऊपर लगे हुए होते और मुझे हमेशा भ्रम होता ये तने ऊपर कैसे चले गए? कल तो छोटे पत्ते थे, एक दिन में पत्ते बड़े कैसे हो गए? और एक तरफ तो ये बड़ी टहनी मौजूद थी ही नहीं, ये कहाँ से आ गई? कबीले वाले हंस दिया करते, लेकिन मैं उसका जवाब चाहता था। जब मैंने उस घर को बनाने के लिए उस पेड़ की जिद की, सब हैरान हो चुके थे। वो मुझे समझा रहे थे ये पेड़ पवित्र माने जाते हैं और पूरे जंगल में बहुत बहुत कम मौजूद हैं ये पेड़ जो कि चल सकते हैं। ये पेड़ चलते हैं, इन्हें जिंदा पेड़ कहा जाता है। ये अलग अलग जगह चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं। हमारे गांव पर भगवान की एक कृपा है जिस कारण ये पेड़ हमारे गांव के पास हमारी सुरक्षा के लिए है। उनकी बातें सुनकर मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। मैंने कहा मुझे कुछ टहनियाँ ही दे दो, इसकी लकड़ी मैं अपने घर ले जाना चाहता हूँ। ऐसी लाल रंग की लकड़ी मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी। मुझे पहले लग रहा था ये लाल चंदन है, लेकिन नहीं, वो लाल चंदन नहीं था, उससे भी ज़्यादा अजीब पेड़ था। एक खास टहनी मैंने पसंद कर ली थी। वो गांव वाले कह रहे थे वो इस पेड़ को काट ही नहीं सकते, इस पेड़ को काटने पर एक शाप लगता है, आप बहुत बुरी दलदल में फंस जाते हैं। मैं उनके इन अंधविश्वासों पर यकीन नहीं करता था। रात को जब वो सो गए, मैं गया वो टहनी काटने के लिए जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। एक तरफ निकली हुई वो टहनी शाम के वक्त ही मैंने पसंद कर ली थी। जब उस पेड़ के पास पहुंचा, मुझे वो टहनी नहीं मिल रही। मेरी हैरानी की वजह इतनी अजीब थी, टहनी कहाँ गई? भाई किसी ने काटी होगी तो निशान तो होगा ना। ये पेड़ सबसे अजीब था, कहीं उनकी बातें सच तो नहीं। पहले मैंने ये सोचा, लेकिन फिर मैं खुद पर हंसने लगा। ये अनपढ़ लोग हैं, ये अफ्रीका के अनपढ़ गाँव में कबीलों में रहने वाले बेवकूफ़ लोग। मैं इनकी तरह सोचने लगा हूँ। खुद को समझाया मैंने और उसके बाद मैं कहने लगा नहीं, भ्रम हुआ होगा। ये पेड़ हवा के कारण टेढ़े हो जाते होंगे, थोड़े नर्म होंगे, इसीलिए ये भ्रम देते हैं। मुझे कोई और टहनी का चुनाव करना होगा। मैंने ऊपर बनी हुई एक थोड़ी पतली सी टहनी पसंद कर ली। वो लकड़ी थोड़ी चमकदार थी, कुछ पत्ते भी उस टहनी के ऊपर लगे हुए थे और मोटे चाकू से जब मैं उस पेड़ की टहनी को काटने लगा, पूरा पेड़ हिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो पेड़ के नीचे कोई पेड़ को हिला रहा हो। जब मैंने नीचे देखा था, नीचे कोई मौजूद तो नहीं था, लेकिन फिर भी पेड़ हिल क्यों रहा है? मुझे अपना काम जल्दी करना होगा। मैं इन चीज़ों पर यकीन तो नहीं करता, लेकिन कहीं ये चीज़ें सच निकल आए कि भूत प्रेत इस पेड़ पर निवास करते हों, इन्हें कौन सा पता लगेगा? मैंने देखा है कई पढ़े लिखे भी इन चीज़ों पर यकीन करते हैं, कहीं 1% भी ये चीज़ें हुई, भाई खतरा है, जल्दी से टहनी काटो। वो चाकू काफ़ी तेज़ था। मैंने वो टहनी कुछ ही सेकंड में काट डाली और फिर वो पेड़ हिलना बिल्कुल बंद हो गया। मैं उस टहनी को लेकर जैसे ही पेड़ से नीचे उतरा था, पहली बार मैंने वो पेड़ देखा हिलता हुआ। जिंदगी में कभी हिलता हुआ पेड़ नहीं देखा मैंने, ये पहली बार था। एक पेड़ मेरी आंखों के सामने हिल रहा था। उस पेड़ की टहनियाँ ऊपर की तरफ गई जैसे कोई आर्टिफिशियल पेड़ हो।
टहनियाँ हिल हिल कर अलग अलग जगह पर जा रही थी। पत्तों के डिज़ाइन बदल रहे थे, कभी पीपल का पत्ता तो कभी बरगद का पत्ता, कभी लंबी नोक वाला पत्ता बन रहा था। इसे देखकर मैं थोड़ा सा घबरा गया और जो टहनी मैंने काट कर अपने हाथ में पकड़ी हुई थी उसके पत्ते झड़ गए और पत्ते ऐसे झड़े ज़मीन पर, छूते ही वो जैसे मिट्टी का रूप बन गए। पहचान में ही नहीं आए पत्ते गए कहाँ। लेकिन जो टहनी मेरे हाथ में थी वो एकदम से सूख गई, बिल्कुल सूख कर चमकदार सी बन गई, पहले से भी ज़्यादा जैसे कोई धातु हो। अब मुझे लग रहा था ये पेड़ सच में कुछ न कुछ अलग ज़रूर है। ये टहनी मुझे खुद के पास रखनी चाहिए। मैं इस पर रिसर्च करवाऊंगा। शायद हमें कोई ऐसी चीज़ मिल गई है जो दुनिया को पता नहीं है। फार्मास्यूटिकल कंपनी में ऐसी चीज़ें जब पहुंचती हैं उस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च होती है। क्या पता कौन सी औषधि से कौन सी बीमारी ठीक हो सके। इसे मैं अपने बैग में ही रखूँगा। अपने बैग में मैंने वो टहनी रखी थी और उस रात जब मैं वापस आया था मुझे मेरे झोंपड़े के अंदर आते हुए एक आदमी ने देख लिया। वो कबीले का आदमी था, वो शिकारी था जो सबसे आगे भागकर उन बड़े बड़े जानवरों का शिकार किया करता था। उसने मुझे रोका कि मैं कहाँ गया था। मैंने कहा घूमने के लिए गया था। उसने कहा तुम उस तरफ क्यों गए थे। मैंने कहा मैं उस तरफ घूमने नहीं जा सकता क्या। उसने कहा तुम्हें पता है ना उस तरफ पवित्र पेड़ है और तुमने उसे काटने की बात भी की थी। कहीं कोई टहनी, कोई पत्ता, कोई चीज़ तोड़कर तो नहीं लेकर आए। मैं थोड़ा डर गया, मुझे लगा कहीं से पता तो नहीं लग गया। मैंने वो लकड़ी का जो हिस्सा था ना उसे कपड़े में लपेट रखा था और मुझे गुस्सा दिखाना था, वरना मैं तो पकड़ा जाऊंगा। और यहाँ कबीले वाले मैंने सुना है कई बार आपको काट कर खा जाते हैं, मुझे बचना होगा। मैं उसे गुस्से में कहने लगा था तुम मुझ पर शक कर रहे हो। मैं यहाँ दवाइयाँ लेकर आया, तुम्हारी बातें सुनता हूँ, बीमारियाँ ठीक करना चाहता हूँ। तुम मुझ पर शक कर रहे हो कि मैं तुम्हारा कोई नुकसान करूँगा। फिर वो थोड़ा सा घबराया, मुझसे उसने माफ़ी मांगी। मैं अपने झोंपड़े की तरफ जाने वाला था, तभी उसने पीछे से कहा था लेकिन याद रखना कल सुबह हम उस पेड़ के नीचे आग जलाने के लिए जाएंगे। अगर वो पेड़ नहीं हिला समझ जाएंगे किसी ने उसे छेड़ा है। और उस पेड़ की अगर तुमने कोई टहनी तोड़ी है, कोई पत्ता तोड़ा है, नीचे निशान बनाता है वो पेड़ जिंदा है, उसके बाद तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। मैं अपने झोंपड़े में पहुंच गया था लेकिन दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़। मुझे लग रहा था कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। कबीले के बीच हूँ मैं, शायद मुझे यहाँ से निकलना होगा। 3 किलोमीटर ही तो चलना है, 3 किलोमीटर चलूँगा, आगे वाले वो छोटे शहर तक पहुँच जाऊँगा। वहाँ से कोई गाड़ी वाड़ी करवा के रात को ही निकल जाऊँगा। मैं अपना सामान समेट कर सीधा भागता हुआ 3 किलोमीटर दूर उस गांव, उस छोटे शहर तक पहुँचा। वहाँ से मैंने एक गाड़ी करवाई बड़े शहर तक जाने के लिए। सुबह 7 बजे उस बड़े शहर तक पहुँचा था और मैंने अपने साथी को फ़ोन पर ही कह दिया था मेरी टिकट बुक करवा, मैं आज ही निकलना चाहता हूँ, मेरी टिकट बुक करवा। उसने हड़बड़ी में मेरी टिकट बुक करवाई थी। मैं उसे सच बताना चाहता था लेकिन अभी नहीं। किसी तरह वहाँ से मैं निकल पाया था। वो कबीले वाले किसी को बता पाते उससे पहले ही हमने देश छोड़ दिया था। मैं बहुत ज़्यादा खुश था। फ़्लाइट में मैंने अपने साथी को बताया था कि वहाँ पर क्या क्या हुआ और वो गुस्सा कर रहा था। अबे तू पागल तो नहीं है, तुझे पता है तू कहाँ पर था। वहाँ अगर उन कबीले वालों को पता लग जाता कि उनके पवित्र पेड़ की एक टहनी को तूने काटा है तो वो तुझे मारने की कोशिश करते। और हमने सुना है कई लोग वहाँ से गायब हो चुके हैं, उनकी लाश भी कभी नहीं मिलती। और मैंने सुना है वो जिसे उठाते हैं ना उसे ज़िंदा काट कर खाते हैं। वो अपने शरीर के हिस्से को खुद देख पाता है कैसे वो कबीले वाले खा रहे हैं। ये बातें जब मैं सुन रहा था यकीन मानो मेरी टांगें कांप रही थी, लेकिन मैं चेहरे पर दिखा नहीं रहा था। अपने देश पहुंचकर खुशी हुई। यहाँ पर आज़ादी है, कोई किसी पर हमला नहीं कर सकता, कोई कबीले वाले आपको ढूंढने के लिए यहाँ नहीं आ सकते। वीज़ा मिलना इतना आसान नहीं होता, सारी उम्र गुजर जाती है। इसके बाद मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में अगली सुबह ही पहुंच गया था उस लकड़ी के हिस्से को लेकर जिसे मैंने कपड़े में लपेट रखा था। जैसे ही मैं वो कपड़े को खोलकर लकड़ी के उस हिस्से को दिखाने वाला था, कपड़े में कुछ नहीं था। मैं हैरान हो गया, ये कपड़े से वो लकड़ी का हिस्सा कहाँ गया।
मैंने वो टेबल पर ही तो रखा था। कोई घर में आया भी नहीं, तो वो हिस्सा कहाँ गया? ऐसे ही मैंने वहाँ रखा था, ऐसे ही उठाकर तो मैं लेकर आया हूँ। कंपनी में मुझे लगभग 8 घंटे काम करना था। उससे पहले मैं वहाँ से जा भी नहीं सकता था, लेकिन मेरे माथे पर बहुत ज़्यादा चिंता थी। जिस चीज़ के लिए इतना खतरा मोल लिया, आखिर वो चीज़ तो मेरे पास बची ही नहीं। क्या करूँ मैं? अब क्या करूँ मैं? जैसे ही काम खत्म करके मैं घर पहुंचा, सबसे पहले तो मैं लकड़ी के उस हिस्से को देखना चाहता था। मैं सीधा उस टेबल पर पहुंच गया जहां मैंने लकड़ी का हिस्सा रखा था। कपड़ा तो यहां से उठा लिया मैंने, लेकिन वो लकड़ी का हिस्सा कहाँ गया? मैं नीचे देखने लगा, कहीं गिर तो नहीं गया। मैंने हर जगह देखा, लेकिन वो लकड़ी का हिस्सा नहीं मिला। उसके बाद मुझे बहुत मायूसी महसूस हो रही थी। इतनी बड़ी चीज़ थी वो, इतनी बड़ी, किसी को बताऊंगा तो कोई यकीन भी नहीं करेगा। और मुझे लगता है वो पेड़ सच में जिंदा था। मैंने ऐसे पेड़ देखे हैं जो पक्षियों का शिकार करते हैं, जो छोटी छोटी मक्खियों को निगल जाते हैं, जो हिल सकते हैं, लेकिन ऐसा पेड़ जो जगह बदल सकता है, जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हिलता हो, इसके बारे में तो किसी ने सुना तक नहीं होगा। इतना खतरा मोल लिया था मैंने, अब मैं क्या करूं? मैंने वो टेबल हटा कर देखा था और नीचे मैंने देखा फर्श टूटा हुआ था। ऐसा लग रहा था उस फर्श पर छेद हुआ हो। ये क्या, फर्श किसने तोड़ दिया? कहीं कोई चोर तो नहीं आया था? उसने वो लकड़ी का हिस्सा चुरा लिया होगा, तो फर्श को क्यों तोड़ा? अब फर्श क्यों टूटा वो मेरी समझ से बाहर था। इससे पहले वो लकड़ी के टेबल के नीचे इस तरह फर्श टूटा नहीं था। 2 घटनाएं मेरे घर में हुई हैं। एक तो लकड़ी चोरी हुई है और दूसरा फर्श को किसी ने तोड़ा है। मैं समझना चाहता था, लेकिन मेरे पास समय कम था। मायूसी में मैं शराब की लगभग आधी बोतल पी गया और उसके बाद मैं सीधा अपने बेड पर सोने के लिए चला गया। उस रात मैं सोचता सोचता ही सोया था। अगली सुबह जब मैं उठा, ये बातें भूल चुका था। जब आप अमीर हों तो आपको बुरी बातें ज़्यादा याद नहीं रहती। मैं सबसे पहले बाथरूम गया, फ्रेश हुआ, नहाया। उसके बाद मैंने वो ऑफिस वाले कपड़े पहने। जैसे ही मैं बाहर किचन के करीब आया, मैंने वो लकड़ी वाला टेबल देखा। कल रात वाली बात याद आई। तभी मेरा ध्यान पड़ा उस टेबल के नीचे। वो जो छेद था ना, उस छेद से छोटा सा पौधा बाहर की तरफ निकला हुआ था। ये देखकर मैं हैरान सा हो गया। ये क्या, ये पौधा यहाँ किसने लगा दिया? एक रात में इतना पौधा तो निकल नहीं सकता। लगभग 3 इंच बाहर तक एक पौधा आया हुआ था। मैंने टेबल एक साइड किया, उसके बाद उस पौधे को देखने लगा। वो पौधा ज़मीन से इतना ऊपर तक निकल आया, उसके छोटे छोटे पत्ते पहचान में नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी निकला हो। लेकिन इतनी जल्दी पेड़ पौधे ऊंचे नहीं होते, ये कोई लगा कर गया है। कोई मेरे घर में घुस जाता है, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई चोरी वोरी तो नहीं करता? मुझे लगता है मुझे पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। इससे खतरा बड़ा भी हो सकता है। मेरे जैसे अमीर को लूटने के लिए कई लोग सोचते तो होंगे ही। मैंने तभी पुलिस को कॉल लगा दी थी। ऑफिस में भी बता दिया था कि ऐसे मेरे घर में शायद कोई ना कोई घुसा है। ऑफिस से बड़ी आसानी से छुट्टी मिल गई। पुलिस वाले आधे घंटे में वहाँ पर पहुँच गए थे। उसके बाद मैंने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया, वो अफ्रीका वाली बात भी। वो मुझे एक अजीब सी नज़र से देख रहे थे। उन्होंने सारे सवाल शुरू से पूछे और मुझे कहा, तुम्हें क्या लगता है इस चीज़ से तुम्हें खतरा हो सकता है? क्या तुम्हें लगता है कोई अफ्रीका से आया है, यहाँ पर वो छेद कर दिया और पौधा लगा कर चला गया? बात में दम नज़र नहीं आता। मैंने कहा, मुझे इस चीज़ से डर नहीं है कि कोई पौधा लगा कर गया। मुझे इस चीज़ से डर है कि कोई मेरे घर के अंदर घुसा है। अगर कोई अंदर घुसा है तो मानना पड़ेगा मुझे खतरा भी तो हो सकता है। पुलिस वालों को यकीन दिलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। वो हर तरह की चेकिंग करते हैं, सवाल पूछते हैं, वो जानना चाहते हैं खतरा है या नहीं। उन्हें खतरा महसूस नहीं हो रहा था, इसलिए वो 2 घंटे वहाँ पर लगाकर वापस चले गए। जब पुलिस वाले जा ही चुके थे, मुझे लगा अब वो पौधा मुझे ज़मीन से उखाड़ देना चाहिए। मैं जल्दी से गया, उस पौधे को उखाड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो पौधा, यकीन कीजिए, बड़ा सख्त था। अपनी उंगलियों से 3 इंच का पौधा खींचकर उखाड़ा नहीं जा रहा था। मुझे लगा मुझे कैंची लेकर आनी चाहिए, इसे मैं काट ही दूंगा।
बाहर से मैं बड़ी वाली कैंची लेकर आया जिससे गार्डन के बड़े बड़े पौधे काटा करता था। उससे लकड़ी को आसानी से काटा जा सकता है। जब मैं उस पौधे के करीब पहुंचा, मैंने उसको काटना चाहा। वो आसानी से कट नहीं रहा था, रबर की तरह था। वो कैंची ऊपर से निकल रही थी, लेकिन फिर भी मैंने पूरा जोर लगा ही दिया और उस पौधे को काट दिया। जैसे ही वो पौधा कटा, ऊपर का हिस्सा जो हरा था धीरे धीरे मिट्टी में बदलने लगा। नीचे टाइल पर गिरा था और मेरी आंखों के सामने वो मिट्टी बन गया। और उसने जैसे याद दिला दी थी वहाँ अफ्रीका में मेरे साथ क्या हुआ था। सोच में पड़ गया था मैं, क्या इसका रिश्ता उसके साथ हो सकता है? ये तो बिल्कुल जैसे वही वाला पौधा बन गया हो और यहाँ से लकड़ी भी गायब हुई है। मैं थोड़ा चिंता में आ गया था, लेकिन चिंता करने की ज़्यादा बात थी भी नहीं। शायद ये कोई और ही पौधा हो जो ज़मीन फाड़ कर निकल आया है। इसके बाद मैं दोपहर को ही ऑफिस चला गया था। अब छुट्टी जिस चीज़ के लिए ली थी वो काम तो बना ही नहीं। तो मैं ऑफिस से जब लगभग 7 बजे दोस्तों के साथ पार्टी करके वापस आया, घर में मेरे 2 दोस्त भी मेरे साथ ही आए थे। जैसे ही उन्होंने वो दरवाज़ा खोला, मैं कह रहा था मैं 1 मिनट शराब लेकर आता हूँ। वो किचन की तरफ गए और वहाँ से आवाज़ लगा कर कहने लगे, अरे यार, यहाँ तूने पौधे लगा रखे हैं, बड़ा अच्छा है। घर के अंदर ही भाई पौधे लगा रखे हैं। मैंने कहा, पौधे? भाई घर के अंदर कौन से पौधे लगाऊंगा? तभी मेरे दिमाग में आया, कहीं वो पौधा और तो नहीं बढ़ गया। भागता हुआ आया, हाथ में मेरे शराब की बोतल थी। जैसे ही उस लकड़ी वाले टेबल पर मेरी नज़र पड़ी, हाथ से वो शराब की बोतल नीचे गिर चुकी थी। वहाँ ज़मीन से वो पौधा बाहर की तरफ निकला हुआ था और इस बार लगभग 3 फुट ऊपर तक था। वो टेबल भी दूसरी तरफ पलटा हुआ था। वहाँ कई सारी टहनियाँ उसकी बाहर की तरफ निकली हुई। ये देखकर मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई थी। मैं घबरा सा गया था। मैं अब अपने दोस्तों को क्या बताता? उन्हें मैंने पूरी कहानी बताई और उसके बाद वो हंसने लगे। तो इन बातों पर यकीन करता है? मैंने कहा, मैं यकीन नहीं करता, आंखों के सामने तुम्हारे भी है। भाई घर में मैं कोई टाइल को तोड़कर ऐसा पौधा क्यों लगाऊंगा? यही बात उन्होंने भी कही थी। लेकिन लगभग 1 घंटा घर में बिताने के बाद मुझे थोड़ा कंफर्टेबल किया उन्होंने। जब वो वहाँ से चले गए, मैं अब उस पौधे को देखे जा रहा था। वो इतना बड़ा पौधा हो गया, टहनियाँ भी निकलने को आ गई। अब इस पौधे को काटूं तो काटूं कैसे? एक तो मैं थोड़ा थका हुआ भी था, थोड़ी शराब भी चढ़ी हुई थी, घर आकर और ज़्यादा पी ली थी। मुझे लगा यह काम सुबह ही करूँगा। अब इस पेड़ को ना अच्छी तरह से काटूंगा, पौधे को जड़ से निकाल दूंगा। ये कहकर मैं बेडरूम में चला गया। अगली सुबह जैसे हर रोज़ होता था मेरी रूटीन, मैं बाथरूम में जाता हूँ, फ्रेश होता हूँ, नहाता हूँ, कपड़े पहनता हूँ, फिर बाहर निकलता हूँ, किचन में कुछ सामान बनाता हूँ। जैसे ही मैं किचन के करीब जा रहा था, मेरी नज़र वो एक तरफ टेबल पर पड़ी। टेबल काफ़ी दूर था। वो पौधा अब अकेला नहीं था। आसपास की 3-4 टाइल और टूटी हुई थी, उनके बीच छेद हुआ और छोटे छोटे पौधे वहाँ पर भी निकले हुए। बीच वाला पौधा ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ था, लेकिन बाकी कई सारे पौधे निकल आए जिनमें छोटे छोटे पत्ते भी थे। इसे देखकर मुझे लगा, भाई ये हो क्या रहा है? ज़मीन में टाइलें फट रही हैं और उनसे पौधे निकल रहे हैं। ये बड़ा बड़ा अजीब सा पेड़ है जो मेरे पीछे ही पड़ गया है। कहीं वो लकड़ी ज़मीन के अंदर तो नहीं चली गई और उसके बाद वो पेड़ का रूप लेने लगी। अब मुझे लगता है किसी बोटेनिस्ट के पास जाना होगा। वो इन पेड़ों के बारे में जानकारी रखते होंगे ना, उनसे ही बात करूँगा। मैं अब अपने काम से छुट्टी नहीं ले सकता था। मुझे लगा काम पर चला जाता हूँ, 1 घंटे पहले निकलूँगा, जैसा कि कई बार मैं करता ही रहता हूँ। उसके बाद ऐसे ही किसी पेड़ पौधे वाले एक्सपर्ट के पास जाऊंगा, उससे सवाल करने की कोशिश करूंगा। मैं उसके बाद एक ऐसे ही आदमी के पास पहुंचा शाम के वक्त। उसे अपने साथ लेकर आना तो चाहता था, लेकिन वो इमरजेंसी अपॉइंटमेंट के ज़्यादा पैसे मांग रहा था। मैंने उसको कह दिया, इतने ज़्यादा नहीं बनते भाई, $1500, इतनी सी चीज़ के बस दिखाना ही तो है। उसने कहा, मेरे पास टाइम नहीं है, इमरजेंसी के लिए अभी ले जाना चाहते हो तो $1500 पे करने होंगे। मैं इतने ज़्यादा डॉलर पे नहीं कर सकता था। मैंने कहा, तो बताओ तुम कब मेरे घर आओगे? वो कह रहा था, अब आने में समय लग सकता है। वो ज़्यादा पैसे चाहता था। तो मैंने कहा, ठीक है, रहने ही दो, मैं किसी और के पास चला जाता हूँ। इस तरह वो माना,
लेकिन $1500 उसी वक्त आने के तब भी मांग रहा था और कहा कल सुबह आ सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है, आज का दिन मैं गुजार सकता हूँ, कल सुबह सुबह तुम आ जाना। मैं घर पहुंचा तो भाई अब कुछ टाइल नहीं टूटी हुई थी, कई टाइल टूटी हुई और घर में झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी जंगल में ही आ गया हूँ। यहाँ तो पेड़ बढ़े जा रहे हैं और कहीं ये कोई खतरनाक पेड़ तो नहीं जो पूरे के पूरे घर को, उसके बाद शहर को अपनी चपेट में ले ले। फ़ोन पर मैंने उस आदमी को इसके बारे में बताया था, लेकिन वो जल्दी आना ही नहीं चाहता था। उसने कहा कल सुबह ही आऊँगा। मैंने कहा ठीक है, सुबह आना चाहोगे तो एक पौधे को छोड़ देता हूँ, बाकी सारे पौधे काट दूंगा। मैं कैंची लेकर आया गार्डन से, एक एक करके वो टहनियों को काटने की कोशिश करता रहा। भाई बड़े हो गए थे वो पौधे, आसानी से काटे नहीं जा सकते थे, रबर की तरह थे। फिर मैंने पास रखी वो आरी निकाली, आरी से आसानी से काटे जा रहे थे। वो झाड़ियाँ मैंने हटा दी जो मिट्टी का रूप ले चुकी थी और बीच वाला वो पौधा छोड़ दिया ताकि कल दिखाने लायक कोई ना कोई चीज़ तो हो। ऐसा ना हो आज मैं काटूं और कल कुछ निकले ही ना और वो मुझे पागल समझने लगे। कहानी भी तो कुछ ऐसी है जिस पर कोई यकीन ही नहीं कर पाता। एक पौधे का हिस्सा छोड़कर मैं अपने बेडरूम में चला गया था। चेंज करके मैं सो गया। अगली सुबह जब मैं उठा, मैं रूटीन को फॉलो करना चाहता था। बाहर जाकर मैं उस पौधे को देखना नहीं चाहता था, लेकिन कुछ जैसे बेलें मेरे उस कमरे तक पहुंची हुई थी। उन पौधों की लटें वहाँ, जड़ें वहाँ तक। ये देखकर मुझे लगा कहीं बाहर बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ तो नहीं आ गई। भाई ये क्या, यहाँ तक ये पौधा पहुँचा हुआ है। मैं भागा बाहर की तरफ और देखा, अब उन छेदों से तो पौधे निकले हुए थे, लेकिन वहाँ जैसे झाड़ियाँ ही बनी हुई थी। LCD स्क्रीन भी जैसे उन जड़ों के बीच लिपटी हुई। वहाँ इतने पौधे थे जैसे मैंने जंगल में ही घर बना लिया हो, जैसे पिछले 1 साल से वहाँ सफाई की ही ना गई हो। मैं देखता रह गया, भाई ये चल क्या रहा है, ये क्या चल रहा है। इसके बाद मुझे लगा अब वो आदमी यहाँ आएगा, अच्छे से देखेगा, तभी मुझे बता पाएगा ये कौन सा पेड़ है जो मेरे पीछे पड़ गया है। भाई इसे जड़ से निकालना होगा, तभी बच पाएंगे। मेरा घर तो ऐसे बर्बाद ही हो जाएगा। हर रोज़ मैं कितने झाड़ियाँ काटता रहूँ। लगभग 10 बजे वो मेरे घर आया था। घर में इन झाड़ियों को देखकर हंस रहा था। ये क्या, घर में जंगल बना रखा है? तुमने तो कहा था एक दिन में उगा हुआ कोई छोटा सा पौधा है, कहाँ है वो? मैंने कहा घर में छोटा पौधा नहीं भाई, ये सब एक ही रात में निकल आया है। वो देखकर वो कह रहा था, हो ही नहीं सकता, ये जो बेल मैं देख रहा हूँ ना, ये फूल देख रहा हूँ, ये झाड़ियाँ, ये एक रात में निकल ही नहीं सकती। तुम वो पौधा बताओ जो तुमने कहा कि रात को छेद करके निकला है। मैंने कहा ये सब बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, अलग अलग रूप है, जैसे उस पौधे के अंदर से अलग अलग चीज़ें निकल रही हों। मैं उसे उस जगह लेकर गया। वो पहला छेद, वहाँ पर निकला हुआ 3 फुट का वो पौधा काफ़ी नर्म सा था। उसे देखकर वो कहने लगा, हाँ ये है कुछ अलग सा, ऐसा पौधा मैंने भी ज़िंदगी में पहली बार देखा है। हो सकता है तुम्हारी बात सच हो, यकीन तो नहीं होता लेकिन हो सकता है। क्या तुम किसी डॉक्टर के पास तो नहीं जाते, साइकेट्रिस्ट के पास? कोई दवाई वगैरह तो नहीं खाते? मैंने कहा चुप करके उस पौधे की तरफ देख लो, मेरी तरफ ऐसे शक की नज़रों से मत देखो। मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं करता, कोई नशा नहीं करता, शराब तक नहीं पीता। उसे बताना चाहता था कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन सामने पड़ी 2 शराब की बोतलें जो कल मैंने अपने दोस्तों के साथ खोली थी। उसे देखकर वो आदमी कहने लगा था, अच्छा ठीक है, समझ गया, अब जैसे सब कुछ आसानी से ही समझ आ गया। फिर उसे यकीन दिलाने के लिए मैंने कहा था, इस पौधे का कोई पत्ता तोड़ो, मैं कहता हूँ इसकी टहनी को तोड़ो, देखना अभी राख बन जाएगा। कोई भी चीज़ को काटो राख बन जाएगा। कोई सैंपल अपने ऑफिस तक ले जाने की कोशिश तो करो। यही उसने किया। उसकी जेब में एक कैंची थी, उस कैंची से उसने सामने वाले उस पौधे की छोटी सी टहनी को काटा। मैंने कहा देखना अभी ये मिट्टी बन जाएगी। वो टहनी मिट्टी बनी ही नहीं, उसके हाथ में टहनी का छोटा सा हिस्सा। वो कहने लगा, अब क्या ऐसे मिट्टी में गाड़ना होगा फिर मिट्टी बनेगी ना? ठीक है, ऐसे अभी तो बनी नहीं, तुम तो कह रहे थे मिट्टी बनती है। आखिरी बार तुमने ये मिट्टी वाला किस्सा कब देखा था? मैंने कहा कल रात को यहाँ एक ही पौधा बचा था, बाकी मैंने काट दिए थे, मिट्टी बन गई थी। उसने कहा हाँ वो ठीक है,
तो तुमने रात को कोई शराब वगैरह तो नहीं पी थी? बोतल की तरफ देखकर वो ये कह रहा था और मुझे पता था वो मुझे पागल समझ रहा है। तो मैंने उसको कह दिया, ऐसा करो, ये जो हिस्सा तुम लेकर गए हो ना, पता लगाओ ये कौन सा पौधा है और क्या ये इतनी तेज़ी से बढ़ता है, क्या ये कोई हाइब्रिड पौधा है, इसके बारे में पता करो। उसने मुझसे $200 मांगी थी और मैंने जल्दी जल्दी उसे दे दिए। मुझे लग रहा था ये मुसीबत काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और इसका जल्दी से जल्दी छुटकारा करना होगा। वो आदमी वहाँ से चला गया था। इतनी सारी झाड़ियों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था अभी काट डालूं उन झाड़ियों को, लेकिन क्या करूं, काम पर भी जाना था। रोज़ रोज़ ऐसे छुट्टियां नहीं कर सकता, बहाना भी नहीं बना सकता। मैं काम पर पहुंच गया, लेकिन काम पर मायूस सा था, घबराया सा, कुछ सोच रहा। अपने साथियों को ये पूरी घटना बताई थी और कहा, चलो मेरे साथ, आज शाम देखना घर में झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ फैली हुई होंगी। मेरे साथी शाम के वक्त जब घर आए थे, घर साफ था। भले ही टाइल टूटी हुई थी, कुछ पत्ते पड़े हुए थे, कुछ झाड़ियाँ गिरी हुई थी, कटी हुई, लेकिन नया पौधा कोई नहीं था। उसे देखकर वो कहने लगे, तूने तो लगता है काट दिया सब कुछ। मैंने कहा, काटा? मैंने तो लॉक लगा कर गया था, ये अपने आप ऐसे कटा फटा सामान कैसे पड़ा है? लेकिन मुझे एक चीज़ की तसल्ली थी, जो मुसीबत थी सारी कटी हुई पड़ी थी, कोई जिंदा पौधा नहीं था। भले ही मिट्टी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मुझे लगा वो चीज़ खत्म हो गई। शायद वो कोई अजीब पवित्र पेड़ था जो कुछ समय यहाँ निवास करके वापस अफ्रीका चला गया। उसके बाद मैंने अपने दोस्तों के साथ ढेर सारी शराब पी। आज लग रहा था मन को शांति मिली। पहले तो ये लग रहा था कहीं मैं किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं। अब लग रहा है जैसे सारी मुसीबत दूर हो गई। शराब पीने के बाद मेरे दोस्त घर जा चुके थे। मैंने अपने घर की थोड़ी बहुत सफाई की। उसके बाद वहाँ टाइल जो टूटी हुई थी, मैंने सोचा अगले कुछ दिनों में इन टाइल्स को ठीक करवा दूंगा। इसके बाद शायद मुझे किसी मुसीबत का सामना करना ही ना पड़े। मैं अपने बेड पर चला गया था। नाइट वेयर कपड़े पहनकर आराम से मैं सोने की कोशिश कर रहा था कि किचन से कुछ गिरने की आवाज़ आई। वो आवाज़ सुनकर एकदम से मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। ये क्या, कौन सा सामान गिरा? तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया, कहीं फिर से वो पौधा तो नहीं उग गया, अब किचन में कोई टाइल तो नहीं तोड़ दी। भागा मैं किचन की तरफ, ये देखने के लिए कहीं वो पौधा वहाँ मौजूद तो नहीं। जब मैं किचन में गया, वहाँ एक प्लेट नीचे गिरकर टूटी हुई थी। ये देखकर मन को शांति मिली। पहले मैं सोच रहा था कोई और बड़ी बात होगी, ये तो शायद मैंने कॉर्नर पर कोई प्लेट रख दी होगी, खिसक कर नीचे गिर गई। बेवजह ही मैं डर गया। जब मैं किचन के आगे से गुजर रहा था, वहाँ कोई और पौधा निकला तक नहीं था। शांति में मैं अपने बेड पर आकर लेटा। 5 मिनट बाद एक और प्लेट गिरने की आवाज़ आई और इस आवाज़ ने मुझे डराया। ये क्या, अब फिर से प्लेट गिरी क्या? भागा मैं किचन की तरफ देखने के लिए। जैसे ही मैंने किचन में देखा, एक और प्लेट नीचे गिरी हुई थी। इसे देखकर मुझे लगा ये अपने आप नहीं गिर सकती। एक ही प्लेट में तो मैंने खाना खाया, बाकी प्लेट तो ऊपर ही थी, तो ये प्लेट नीचे गिर कैसे गई? मैं इधर उधर देखता रहा और मैंने सफाई नहीं की। मैं बेड पर आ गया। 5 मिनट बाद जब एक और प्लेट गिरने की आवाज़ आई, मैं हक्का बक्का सा था। मुझे लगा पुलिस को कॉल करनी चाहिए, लेकिन मैं पुलिस को बताऊंगा क्या? कहीं यहाँ कोई मिला ही नहीं, वो तो मुझे पागल समझेंगे। जैसा कुछ दिन पहले हुआ है, उसके बाद मैं पागल ही लगूंगा। मुझे लगा पहले तो पता लगाना होगा, कहीं कोई बिल्ली ही तो घर में नहीं घुस आई या कोई चोर ही तो नहीं। मैं बेवजह यही सोचता रह जाऊंगा कि पौधों ने कुछ किया है, यहाँ चोर कुछ कर जाए। मैं अब अपने दरवाजे के करीब आंख बाहर की तरफ निकाल कर झांक रहा था, आखिर यहाँ क्या चीज़ है। तभी मेरी नज़र पड़ी, सामने से सांप निकल रहा था। मैं घबरा गया। सांपों से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन इतना लंबा सांप? ये सांप एक आगे वाले कमरे से निकल रहा था और किचन तक पहुंचा हुआ था। इतना लंबा सांप ऊपर तक गया और प्लेट नीचे गिरा दी। ये हैरानी वाली बात थी। मैंने लगभग 16 से 17 फुट लंबा सांप देखा, बिल्कुल पतला सा। उसका मुंह भी सांप जैसा नहीं था, उसका मुंह पेड़ की जड़ जैसा था।
मेरे एकदम से रोंगटे खड़े हो गए। ये तो कोई जैसे पौधा है, उसकी जड़ बाहर की तरफ निकली हुई है। जैसे ही वो जड़ ने वो प्लेट को गिराया, धीरे धीरे खिसक कर वो पीछे की तरफ जाने लगी। मैं उसके बाद वो जड़ को देख रहा था, वो किस कमरे से निकली है। वो जड़ वापस उसी कमरे में चली गई। हिलने वाली जड़ जिसे मैं सांप समझ रहा था। मुझे लगा वहां जाकर देखना होगा। मैंने अपने जूते उतार दिए। इसके बाद मैंने अपने कमरे से ही आवाज लगा दी, मैं नहीं जाने वाला। पता नहीं क्या प्लेट अपने आप गिरे जा रही हैं। मैं चालाकी दिखाना चाहता था। फिर हल्के हल्के कदमों से मैं उस कमरे के बिल्कुल करीब चला गया। मैंने देखा वो जो जड़ थी ना, वो आगे की तरफ निकल रही एक और प्लेट को गिराने के लिए। हाथ में मैंने बेसबॉल का बैट पकड़ लिया। अब इस जड़ को सबक सिखाऊंगा। मैं अब उस बैट को जड़ पर मारने ही वाला था। अचानक मुझे नजर आया, मेरे कंधे के पीछे कोई चीज़ हिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ पत्ते हिल रहे हों। मेरी नज़र पीछे पड़ी। एक पौधा मेरे बिल्कुल पीछे था, ज़मीन में गड़ा हुआ नहीं, उसकी जड़ें बाहर बिखरी हुई थी। मैं घबरा गया। बेसबॉल का बैट में आगे जड़ पर मारना चाहता था, लेकिन मैंने घुमाकर पीछे उस पौधे पर मारा। जैसे ही उस पौधे पर मैंने वो बेसबॉल का बैट मारा, वो पौधा टेढ़ा हो गया, उसकी एक टहनी टेढ़ी हो गई और वो पौधा वहाँ से भाग निकला। मेरी आंखों के सामने भागता हुआ पौधा देखा। हर कोई मेरी बात को मानेगा नहीं, हर कोई कहेगा पौधे चलते थोड़े ना है। मैंने चलता हुआ पौधा देखा था जो बेसबॉल का बैट खाने के बाद भाग निकला। वो उस कमरे में चला गया। मैं जानता था उस कमरे में है जो भी चीज़ है। ये पौधे चलते भी हैं, जड़ें निकालते हैं, प्लेटें गिराते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। ये मुझे उस कमरे में जाकर देखना था। मैं उस कमरे में गया था। वहाँ उस कमरे में कोई पौधा मौजूद था ही नहीं। वो कहाँ चला गया मुझे पता नहीं चला, लेकिन बेड के बिल्कुल पीछे एक पूरी की पूरी टाइल गायब थी। उसमें छेद था, वहाँ मिट्टी भरी हुई थी। शायद वो मिट्टी में घुस गया है। इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं था कि यहाँ से घुस ना पाए, तो वो शायद चला गया होगा। मैंने एक वजनी चीज़ उस टाइल के ऊपर रख दी ताकि अब वो यहाँ से निकल ना पाए। फिर मैं अपने कमरे में आ गया। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, तो मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। बाहर छोटे छोटे बल्ब जल रहे थे और उसके बाद परछाइयाँ बनने लगी। यह टेढ़ी मेढ़ी सी परछाइयाँ बहुत डरावनी लग रही थी। मैं जानता था बाहर क्या चीज़ है। बार बार मेरा हाथ फ़ोन पर जाता, अभी 911 पर कॉल कर दूं, लेकिन बताऊंगा क्या बताऊंगा। पौधे मारना चाहते हैं मुझे, कोई यकीन नहीं करेगा। मुझे इस मसले को खुद ही सुलझाना होगा। मैं उसके बाद अपने बेड पर था और मैंने देखा उस दरवाजे के नीचे से एक पत्ता जो पीपल का था खिसकता हुआ आगे की तरफ आया। मैं देखने लगा, ये पत्ता कोई पौधा तो नहीं बन जाएगा, ये कोई रूप बदलने वाला पौधा तो नहीं, जैसे इच्छाधारी नाग होते हैं वैसे इच्छाधारी पौधा तो नहीं। वो पत्ता आगे की तरफ आया और मैं इंतज़ार करने लगा वहाँ और क्या आएगा। लेकिन बाहर खुसर फुसर की आवाज़ें आ रही थी। बार बार जैसे पौधा खिसक रहा हो, कभी इधर कभी उधर सामान खिसकने की आवाज़ें आती रहीं। मैं हल्के कदमों से चलकर उस पत्ते के करीब गया। मैं दरवाजे के नीचे से देखना चाहता था। जैसे ही मैंने उस पत्ते पर हाथ रखा, उसे उठाकर देखा, उस पत्ते के पीछे एक डरावना सा चेहरा बना हुआ था। ध्यान से देखा मैंने, वो ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल मेरे जैसा चेहरा हो, पत्ते के पीछे उभर आया था। हमें कई बार ऐसे आकार नज़र आते हैं वो बादलों में, ऐसे आकार नज़र आते हैं वो उखड़े हुए पेड़ से। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही था। देखने में मुझे मेरा चेहरा दिखा और मैं घबरा गया। मैंने वो पत्ते को बाहर की तरफ फेंक दिया। दरवाजे के नीचे से आंख लगाकर देखा, वहाँ नीचे छोटी सी जगह से छोटी सी जड़ निकली, मेरी आंख से जाकर टकराई और मेरी आंख से मुझे जैसे दिखना बंद हो गया। मेरी आंख में दर्द होने लगा था। इतनी ज़ोर से भी वो जड़ आंख से नहीं टकराई थी कि मैं अंधा हो जाऊं, लेकिन इतनी ज़ोर से ज़रूर टकराई थी कि आंख अब खुल नहीं रही थी।
मैंने वहाँ खड़े होकर बहुत गालियाँ निकाली थी। ये कैसा पेड़ है जो जो कैसी चालाकियाँ सी कर रहा है। लेकिन एक बात का खतरा तो है, यहाँ पर रहूँगा तो ये मुझे मारने की कोशिश भी कर सकते हैं। क्या पता मैं अब सोने की कोशिश करूं, जब मेरी आंख खुले इन्होंने मेरी गर्दन को जकड़ा हो और ये जड़ें मेरी गर्दन को निचोड़ कर मेरा कचूमर बना दे। मैं अब मौके का इंतज़ार कर रहा था। मैं चाहता था यहाँ से बाहर निकल जाऊं, किसी दोस्त के पास चला जाऊंगा गाड़ी उठाकर, चाबी तो मेरे पास है ही। मैं भागा दरवाजे की ओर। जैसे ही दरवाज़ा खोला, बाहर जड़ें ही जड़ें, बेलें ही बेलें, कांटे उन बेलों पर लगे हुए थे और मैं छलांगे लगाता बेलों के ऊपर से। वो 2 पौधे थे, छोटे छोटे आकार के, मेरे पैर को पकड़ने की कोशिश कर रहे। मैं उन कांटों से बचकर वहां बाहर तो निकल आया, लेकिन दरवाजे पर जैसे वो जड़ों ने इस तरह से उसे लपेट रखा था कि कोई बाहर निकल ही ना पाए। अंदर ही मुझे मारने की पूरी साजिश बन चुकी थी, लेकिन मैं भी दिमाग वाला था। सीढ़ियों के सहारे मैं दूसरी मंजिल पर पहुंचा और छत से सीधा बाहर घास में छलांग लगा दी। वो पौधे अंदर इधर उधर भागे जा रहे, वो जड़ें इधर उधर बिखर रहीं और मैं तो बाहर गाड़ी में बैठा और गाड़ी भगाकर सीधा अपने दोस्त के घर चला गया। रात को इस वक्त मुझे घर पर देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान था। वो मुझसे पूछ रहा था क्या हुआ। मैंने कहा जो हुआ तू उस पर यकीन नहीं करेगा, लेकिन बस मैं आज तेरे साथ यहाँ रहना चाहूँगा। उसने कहा ठीक है। पहले तो उसने मुझे पानी पिलाया, मुझे थोड़ा ठंडा किया, फिर मुझे कह रहा था कोई खतरे वाली बात है, कोई चोर कोई लुटेरा घर में तो नहीं घुसा। मैंने कहा कोई घुसा तो है, लेकिन उसे चोर नहीं कह सकते। मैं क्या बताऊं, पौधा, वो जो घर में पौधे थे ना, वो घुसा हुआ है। उसने कहा यार तुझे पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं, मैं तुझे कहता हूँ साइकेट्रिस्ट के पास चला जा, पौधे चल नहीं सकते। अबे तू पागल है, तूने इसकी स्टडी 5 सालों तक की है, तुझे पता है पौधे ज़मीन से निकलेंगे तो मारे जाएंगे, हिल नहीं सकते, कैसी बातें करता है तू। तब मैंने उसको कहा देख, मैंने कहा ना तू मुझ पर यकीन नहीं करेगा, मैं तेरे यहाँ आज रात गुजारना चाहूँगा। उसने मुझे अपने घर में एक कमरा दे दिया। उसके बाद मेरी नज़र बार बार खिड़की पर जा रही थी। अगर वो पौधे ज़मीन से बाहर निकल सकते हैं तो बाहर भी आ सकते हैं, कहीं यहाँ तो नहीं आ जाएंगे। सामने वाले गार्डन में ज़मीन से निकलती हुई वो जड़ दिखी थी मुझे। वो शैतानी पौधा फिर से बाहर निकला था और उसकी जड़ें वो खिड़की को लपेट चुकी थी और मैं चीखना चाहता था, मैं अपने दोस्त को बुलाना चाहता था। वो जड़ खिड़की से टकराई और कांच टूट गया। पहले तो वो जड़ खिड़की से अंदर आई और कांच को ऐसे तोड़ा था कि कांच बाहर की तरफ गिरा था। उसके बाद मैं भागा अपने दोस्त के करीब। वो पहले ही बाहर निकला हुआ और कह रहा ये आवाज़ कहाँ से आई। मैंने कहा वो पौधे, वो बाहर हैं गार्डन में वो पौधे। वो मेरे साथ उस कमरे में आया, टूटी हुई खिड़की देखी और उसके बाद हमने जब बाहर झांका, कोई पौधा कुछ नहीं था बाहर, गार्डन वैसा का वैसा। और उसने कहा ये खिड़की किसने तोड़ी। मैंने कहा वो पौधे ने तोड़ी। उसने देखा कांच बाहर की तरफ गिरा हुआ था और वो कहने लगा देख मेरे दोस्त, अगर बाहर से किसी ने तोड़ी होती कांच अंदर होता ना, ये अंदर से बाहर की तरफ गिरी है, तूने तोड़ी है ना, देख तूने तोड़ी है ना। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं तोड़ी, ये उस पौधे ने तोड़ी है। वो मेरी बात नहीं मान रहा था। उसने कहा तू सो जा, देख कोई पौधा आए कुछ आए, तू सो जा, बिल्कुल परेशान मत होना यार, दोबारा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वो अपने कमरे में, मैं इस कमरे में। वो पौधा अब एक तरफ से अंदर आ गया। छोटी सी जगह बनी थी वो कांच टूटने के कारण, वहाँ से वो छोटा पौधा अंदर। जैसे ही छोटा पौधा आया वैसे छोटे छोटे कई पौधे अंदर आ चुके थे। करीबन 20 से 30 थे जो छोटे कीड़ों की तरह मुझे काटने की कोशिश कर रहे। उनके ऊपर कांटे लगे हुए जो बार बार मुझे चुभ रहे थे। इतनी ज़ोर से नहीं चुभ रहे थे कि खून निकल आए, लेकिन इतना ज़रूर चुभ रहे थे कि मुझे परेशानी हो रही थी। मैं अपने दोस्त के करीब भागा और उसे कहने लगा मैं तेरे साथ सोना चाहता हूँ। उसने कहा मेरी शादी हो चुकी है, मेरी बीवी मेरे साथ सोई हुई है, अब तुझे क्या अपने साथ लिटा लूँ। चला जा उस कमरे में, देख तेरा दिमाग ख़राब है, अगर दोबारा तू मेरे पास आया ना तो उसके बाद मैं पुलिस को बुलाऊँगा, तुझे यहाँ से देख मैं बाहर भेज दूँगा। उसकी बात सुनी और मैं समझ गया मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, किसी को बता तक नहीं सकता। मैं दूसरे कमरे में भी नहीं जा सकता था। मैंने कहा अब मुझे जाने दे। मैं गाड़ी उठाकर उसके घर से बाहर आ गया था। उसके बाद मैं काफ़ी समय गाड़ी चलाता रहा।
जब मैं गाड़ी चलाता ही रहूँगा कोई मेरा पीछा कर थोड़े ना पाएगा। उस पौधे को क्या पता मैं कहाँ चला गया। मैं गाड़ी चलाता रहूँगा, दूर निकल जाऊँगा कहीं दूर। उसके बाद जब मुसीबत टल जाएगी फिर वापस आऊँगा। गाड़ी चलाता चलाता मैं अपने शहर से बाहर निकल गया था। अब ये रास्ता बिल्कुल सुनसान था, लेकिन मैं हाईवे पर था। बीच बीच में कोई गाड़ी मेरे करीब से गुजरती। वहाँ गाड़ी चलाते चलाते मैं काफ़ी आगे तक चला गया और लगभग 3 घंटे ड्राइव करने के बाद मुझे नींद चढ़ने लगी थी। बार बार आंखें जैसे बंद हो जाती। मुझे लग रहा था मुसीबत से दूर निकल आया हूँ, इसीलिए सुस्ती सी आने लगी थी। शायद मुझे कॉफ़ी पीनी चाहिए। ये सोचकर एक छोटे रेस्टोरेंट के करीब मैंने गाड़ी रोकी। वहाँ अंदर जाकर कॉफ़ी ऑर्डर की और पास के टेबल पर बैठकर जब मैं वो कॉफ़ी पी रहा था, मैंने ध्यान दिया मेरी गाड़ी के अंदर जैसे वो पौधे चलते चलते घुस रहे थे। वहाँ सिर्फ एक वेट्रेस थी और उसने मेरे करीब आकर बाहर की तरफ देखा था, अपनी आंखें मली। क्या सच में वो कोई पौधे हैं जो उस गाड़ी के अंदर घुस रहे हैं? मैंने कहा, तुम्हें नजर आ रहे हैं ना, वो पौधे शापित पौधे हैं जो मेरे पीछे पड़ चुके हैं। फिर उसने दोबारा आंखें मली। इतने में वो पौधे गाड़ी के अंदर जा चुके थे। फिर वो कहने लगी, नहीं नहीं, कोई कीड़ा वीड़ा होगा। मुझे भी ऐसा लगा जैसे कोई पौधा है। अब पौधे थोड़े ना चलते हैं। मैं भी पागल हो गई हूँ। वो भी इस चीज़ पर यकीन नहीं कर पाई थी। दूर से भले ही उसने देखा था, लेकिन मुझे लगा वो पौधे यहाँ भी आ गए हैं। अब मैं क्या करूँ? मैं जल्दी से गाड़ी को चलाकर वहाँ से निकलना चाहता था। मैं जानता था गाड़ी के अंदर वो पौधे घुस चुके हैं और यकीनन वो उन कांटों से मुझे जैसे छीलने की कोशिश करेंगे। क्या मुसीबत मोल ली है मैंने। मैं गाड़ी में बैठा, गाड़ी चलाने लगा। वो पौधे छोटे नहीं थे, वो जैसे गाड़ी के अंदर ही बड़े हो गए। अपनी जड़ों से स्टीयरिंग उन्होंने जैसे समेट लिया। वो पैडल पर भी अच्छी तरह से लिपट चुके थे। गाड़ी इतनी तेज चली मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और डिवाइडर के बीच से निकलती हुई रॉन्ग साइड जाती हुई सीधा सड़क से नीचे उतर गई। गाड़ी पलटने वाली थी, लेकिन किसी तरह मैंने स्टीयरिंग खींचकर बचाई। गाड़ी नीचे उतरती उतरती वो बीहड़ में घुस चुकी। हाईवे से बहुत दूर गाड़ी जाए गई। मैं रोक नहीं पाया, मैं ब्रेक लगा ही नहीं पाया। काफ़ी आगे धीमी हुई गाड़ी और उसके बाद अंदर वो जड़ों ने मेरी गर्दन को लपेट लिया। मुझे लगा मौत शायद नज़दीक है। मैं उन जड़ों को जैसे तोड़ नहीं पा रहा था, काट नहीं पा रहा था, छुड़ा नहीं पा रहा था। जैसे ही गाड़ी रुकी उनकी पकड़ ढीली हुई। मैं जल्दी से खिड़की खोलकर बाहर की तरफ भागा। वहाँ पेड़ लगे हुए थे। ये जंगली इलाका था और मुझे ये तक समझ नहीं आ रही थी जो सड़क है, जो मेन हाईवे है, वो किस तरफ है। मैं उस जंगली इलाके में भागा जा रहा और मुझे हर एक पेड़ से डर लग रहा था। कुदरत में हमें अच्छा महसूस होता है और मैं शायद वो अकेला था जिसे कुदरत से इतने बुरे तरह के एहसास आ रहे थे कि बस यहाँ पर मैं मारा गया। जहाँ सांस मेरी रुकने लगती, सांस चढ़ने लगती, वहाँ मैं रुकता तो उन पेड़ों की जड़ें भी मुझे नोचने के लिए, दबोचने के लिए मेरे करीब आने लगती और मैं भागने लगता। ये किसी मूवी का सीन बन गया था कि मैं जहाँ पर भी पत्तों पर पैर रखता मुझे लगता वो पत्ते भी मुझे पकड़ लेंगे। वो पेड़ डरावने हो गए थे। ऐसा लग रहा था वो पेड़ मुड़ रहे हैं, गुफा का निर्माण कर रहे हैं। या ये गुफा नहीं, वो सारे के सारे पेड़ मुड़ मुड़ कर मुझे चारों तरफ से घेर रहे हैं, मुझे ज़मीन में दफनाने के लिए। चीखता हुआ भाग रहा था मैं, पेड़ों से टकराता हुआ। वो जड़ें बार बार लिपट जाती, वो पौधे, वो झाड़ियाँ मुझे रोकने के लिए हर कोशिश कर रही थी। मैं उनसे बचता हुआ छलांगे लगाता लगाता आगे भागा जा रहा। मैं सड़क पर पहुंचा और सामने से पुलिस की गाड़ी आ रही थी। मैं उसे रोककर कह रहा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे वो मार देंगे। वो पुलिस वाले अपनी वो गन निकाल कर कह रहे थे, कौन, कहाँ है, कहाँ है? मैंने कहा, हर तरफ, चारों तरफ से आते हैं, वो एक दिशा से नहीं आते। वो एकदम से वॉकी टॉकी से अपने साथियों से बात कर रहे थे। लगता है यहाँ बहुत बड़ी गैंग है, बहुत बड़ी गैंग चारों तरफ, लेकिन नज़र नहीं आ रहे। बताओ कौन है, कहाँ से आए हैं? मैंने कहा, पौधे, पेड़ पौधे मुझे मारना चाहते हैं, घास मुझे मारना चाहती है, ये पत्ते मुझे मारना चाहते हैं, चारों तरफ हैं ये, चारों तरफ से मुझे मारना चाहते हैं, बचा लो मुझे।
और वो थोड़ा शांत हुए थे और कह रहे थे, तुमने शराब पी है? मैंने कहा नहीं, मैंने शराब नहीं पी है। उन्होंने कहा थोड़ी थोड़ी बदबू तो आ रही है, शायद तुम्हें चढ़ी हुई है। अब ये पौधे तुम्हें मारेंगे? हमें लगा कोई इंसान तुम्हारे पीछे है। मैंने कहा नहीं, इंसान इतने खतरनाक थोड़े ना होते हैं, हर जगह थोड़े ना जा सकते हैं। पेड़ पौधे तो हर जगह हैं, हर जगह। घर से निकलते हैं, मुझे मारने की कोशिश करते हैं, मुझे बचा लो। उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाने से पहले 2 मुक्के मेरी पीठ में मारे थे ताकि निशान भी ना पड़े और मैं शांत भी हो जाऊं। यकीन कीजिए, उन्होंने मुझे शांत कर दिया था। जब आपकी कलाइयों पर हथकड़ियाँ लगी हों तो आप शांत हो ही जाते हैं। तब वो मुझे पुलिस स्टेशन लेकर गए थे। शहर के उस पुलिस स्टेशन में कुछ पुलिस वाले मुझे जानते थे। मेरा नाम काफ़ी बड़ा था। वो बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी में मैं काम करता था, इसीलिए हथकड़ियाँ जल्द ही खोल दी गईं और मैं उन्हें बता रहा था वो पेड़ पौधों की कहानियाँ। और वो पुलिस वाला वो हंस रहा था और कह रहा था, हाँ हाँ, इन्हें वो पेड़ पौधे मारने की कोशिश करते हैं। मैंने सुना था इनके घर जाकर कैसे पौधे टाइल तोड़कर निकलते हैं और कुछ है ऐसा जादुई। इन्हें हम छोड़ सकते हैं, कल इनके बारे में कुछ पता करते हैं। उन्होंने वहाँ से मुझे जाने को कहा था। मुझे खास तौर पर घर छोड़ा गया था। घर, मैंने कहा पौधे होंगे, घर में कुछ नहीं था, एक पत्ता तक नहीं, बस टाइल टूटी हुई थी, टाइल गायब थी और वहाँ मिट्टी। मैंने कहा यहाँ से पौधे निकले हैं, पौधों ने टाइल हटाई है। और उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम बेड पर सो जाना, हम उन पौधों को बता देंगे कि अगर वो पौधे तुम्हें तंग करेंगे ना, हम उन्हें जेल में डाल देंगे। ये कहकर वो जा चुके थे और मुझे लगा था मैं फंसा हूँ बहुत बुरा। लोग मुझे पागल समझेंगे, या तो मैं पागल खाने जाऊँगा या उन पेड़ पौधों की कब्जे में आकर मारा जाऊँगा। मेरा अंत बहुत बुरा होने वाला है। कौन सी मुसीबत मेरी गोदी में आ गिरी। मैं रोए जा रहा था। अपने कमरे में था और धीरे धीरे पेड़ पौधों ने जैसे कमरे को घेर लिया। दरवाजे से बाहर निकलने का भी कोई रास्ता नहीं था। वहाँ छोटे छोटे कई पौधे जैसे घेर चुके थे और मैं कांप रहा था डर के मारे। मुझे पता था वो मुझे मार देंगे और मरने से पहले, जब आपको पता हो, फिर शरीर कांपने लगता है। मेरा शरीर भी कांपने लगा था। एक पौधा वो मेरे करीब आया, उसने पूरे के पूरे बेड को जकड़ लिया। जड़ें चारों तरफ थी, तने चारों तरफ, पत्ते ही पत्ते, और उन पत्तों के बीच पड़ी हुई लकड़ी का एक छोटा सा हिस्सा उसने आगे की तरफ किया था, आगे की तरफ, उस छोटे से हिस्से को मेरी तरफ। मैं पहचान गया उस हिस्से को। ये वही लकड़ी का हिस्सा था जो मैं अफ्रीका से लेकर आया था। वो मुझे ये दे रहे थे। मैंने उसे हाथ में पकड़ा और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। वो पेड़ पौधे वहाँ से गायब हो गए थे। सभी जैसे बाहर की तरफ चले गए। कहाँ गए मैं समझ ही नहीं पाया, लेकिन लकड़ी के हिस्से को देखकर मैं ये जान गया था गलती क्या की है और इसे ठीक कैसे करना है। अगले ही दिन मैं फ़्लाइट लेकर सीधा अफ्रीका की तरफ निकल पड़ा था। मैं अपने दोस्त को बता चुका था मुझे वहाँ जाकर ही शांति मिलेगी। उस कबीले में पहुँचने में मुझे 2 दिन लग गए। कबीले में पहुँचते ही मैं हाथ जोड़कर घुटनों के बल आ गया। वो लोग गुस्से में थे, लेकिन मेरा उतरा हुआ चेहरा देख वो हंसने लगे, जैसे उन्हें पता था मेरे साथ क्या हुआ होगा। वो छोटी लकड़ी को लेकर मैं उन्हें कह रहा था मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेंगे। और उन्होंने कहा तुम्हें अब पता लगा, वो पवित्र पेड़ है, वो पवित्र पेड़ जो चल सकते हैं, जो मर्जी से यहाँ रहते हैं, वो आज भी वहीं पर है। अगर वहाँ जाना चाहते हो तो चले जाओ, वो शायद तुम्हें सज़ा भी दे। मैंने कहा मैं सज़ा भुगतने को तैयार हूँ, बस इन सब मुसीबतों से मुझे शांति मिल जाए। वहाँ उस पेड़ के पास लकड़ी का छोटा हिस्सा रखा था मैंने और सर ज़मीन पर लगाकर माफ़ी मांगी थी। मैं छोटा सा इंसान हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं कभी इन पेड़ों की शक्ति को समझ ही नहीं पाया। आपकी शक्ति, कुदरत की शक्ति, ये चीज़ को मैं कभी समझ नहीं पाया था। मेरी गलती हुई, आप माफ़ कीजिए। वो लकड़ी का हिस्सा कब गायब हो गया मुझे नहीं पता, और मेरे सामने वो पेड़ ने अपना स्थान बदला था 5 फुट की दूरी पीछे की तरफ। अब मैं पूछता रहा क्या मैं जा सकता हूँ, और वो पेड़ लहरा रहा था।
उसमें से कब फूल निकले और वहाँ फूल बिखरने लगे पता ही नहीं चला। फूलों की वो सुगंध दूर दूर तक फैली थी, लेकिन मुझे मेरा जवाब चाहिए था। जवाब नहीं मिला था। मैं रोता रोता 1 घंटा वहाँ बिता पाया। मुझे पता नहीं वो मुसीबत गई या नहीं। जब मैं वापस आया मैंने उन कबीले वालों को बताया। फूलों की सुगंध सूंघ कर वो समझ चुके थे दया की बूंदें मुझे मिल चुकी हैं। गलती का पछतावा मुझे हुआ और गलती ज़्यादा बड़ी नहीं थी। अगर मैंने पेड़ को काटने की गलती की होती शायद मैं जिंदा ही न बचता। इस तरह वो मुसीबत से मैं बच पाया था और ये गलती दोबारा ना करने का प्रण भी लिया था। मुश्किल से मैं वापस अपने घर पहुंचा। अगले कई दिनों तक घर की बहुत सफाई की थी मैंने। वो टाइल भी लगवाई और मुझे बार बार लगता रहा कहीं वो पौधे दोबारा तो नहीं आ जाएंगे, लेकिन वैसा एहसास दोबारा कभी नहीं हुआ। जब भी अब मैं पौधों के करीब से गुजरता हूँ, पेड़ों के करीब से गुजरता हूँ, घास तक को देखकर मुझे ऐसा लगता है ये सब जिंदा है, जैसे मुर्दा होने का नाटक करते हैं, जैसे ये हिल नहीं सकते। सब दुनिया को इन्होंने ऐसा दिखाया है, लेकिन जो मेरे पीछे पड़ रहे थे हर पेड़ जैसे इनका साथ दे रहा था। ये हिल सकते हैं, मुड़ सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, बस गूंगे बहरों की तरह एक जगह पर बसे रहते हैं। और मैंने एक और चीज़ भी समझी थी। हमें लगता है इंसान धरती पर कब्जा किए हुए हैं, हम धरती को चलाते हैं। ये पेड़ पौधे, ये जानवर ये थोड़े ना चलाते हैं, लेकिन असल में मालिक धरती के ये पौधे हैं, क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन देते हैं ताकि हमें अपनी खुराक बना पाएं। ये हमें ऑक्सीजन देते हैं हम जिंदा रह पाएं, और जब हम मरते हैं हम ज़मीन में दफन हो जाते हैं। इनकी ही तो खुराक बनते हैं। ये हैं धरती के असली मालिक। जब से मुझे ये पता लगा है सिहरन सी दौड़ जाती है मेरे शरीर में, लेकिन मैं जानता हूँ रहना तो इनके साथ ही पड़ेगा और कोई मुसीबत में मोल लेना भी नहीं चाहता। दोबारा उस जगह जाने की कभी हिम्मत नहीं की मैंने, लेकिन आज तक 2 साल हो चुके हैं इस घटना को भूल नहीं पाया हूँ। मैं आपसे बस एक सवाल करता हूँ, अगर मेरी जगह आप होते क्या आप इस घटना को भुला पाते? क्या इतने बड़े जीवन में इतनी छोटी घटना को बसा पाते या नहीं? आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा।